हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का ये 14th नंबर वीडियो है। 14 नंबर 13 तक हमने देखा। और ये जो एक्सरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरे बड़ा ही कॉमन वर्ड है और बड़ा ही मतलब कि आपके लिए बहुत ही डेली लाइफ में इसको आपने यूज़ किया है। जितने भी ह्यूमन बीइंग है सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक्सरे, ऑलमोस्ट सब ने बोल सकते हैं कि कराया ही होगा। ठीक है, कभी किसी ने हाथ का, कभी किसी ने पैर का, कभी चेस्ट का, तो कभी टीथ का, दांत का, इसका भी एक्सरे होता है। अब देखो, एक्सरे के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। एक्सरे जो है वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ, छोटे वेवलेंथ का और ज़्यादा एनर्जी का, हाई इनर्जेटिक एंड शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, हाई इनर्जेटिक एंड शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्लियर? शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे ही हमने बोला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, दो डेफिनेशन है इसके, दो बातें हैं। ऐसा रेडिएशन जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम का आवश्यकता नहीं है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। या ऐसा रेडिएशन जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं पड़ता है, उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्वांटम थ्योरी को फुलफिल भी करते हैं। अगर क्वांटम थ्योरी को फुलफिल करेंगे तो उसमें जो आइंस्टीन सर का इक्वेशन था, E बराबर hc/λ या hμ, ठीक है, E बराबर hc/λ या hμ, इससे तो आप अच्छी तरह से अवगत हैं, जानते भी हैं आप इसको, बहुत बार हमने इसका अभी तक यूज मॉडर्न फिजिक्स में किया है। तो E बराबर hc/λ का इस्तेमाल यहाँ पर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए। अब समझो, एक्सरे हमने क्या बोला कि लैम्डा जो है ये शॉर्ट वेवलेंथ, एक्सरे शॉर्ट वेवलेंथ है तो लैम्डा छोटा हो जाएगा। अगर ये लैम्डा, इसकी क्वांटिटी लैम्डा डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि H और C, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो ये ऑलरेडी क्या है आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डिपेंड करेगा एनर्जी किस पर, लैम्डा पर। अगर लैम्डा चेंज हुआ तो एनर्जी भी चेंज करेगा। ठीक, अब समझिए एक्सरे में और क्या क्या फंक्शन है। तो एक्सरे जो होता है इसका आविष्कार आप बोल सकते हैं, इसकी खोज बोल सकते हैं आप विलहेल्म, ठीक है, विलहेल्म के रॉन्जन ने की, इसीलिए एक्सरे को कभी कभी हम लोग रॉन्जन रेज भी कहा जाता है। ठीक है, एक थ्योरी ये भी बोलती है कि जो एक्सरे है इसमें रॉन्जन सर ने सबसे पहले जो एक्सरे लिया था, जब एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो जो सबसे पहले एक्सरे फिल्म निकली, जो उसका पिक्चर इमेज निकाला गया था एक्सरे का, वो सबसे पहले निकला था रॉन्जन सर की वाइफ का लेफ्ट हैंड का एक्सरे निकाला गया था, ऐसा एक थ्योरी बोलता है। दूसरी बात, एक्सरे में क्या फंक्शन है, अब उसको समझते हैं कि ये है क्या। ये देखो, ये एक कॉलेज ट्यूब है, इवैक्यूएटेड कॉलेज ट्यूब आप इसको बोल सकते हैं। इवैक्यूएटेड का मतलब हुआ जो वैक्यूम है, ठीक है, इवैक्यूएटेड कॉलेज ट्यूब है। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एक फिलामेंट लगाया गया और फिलामेंट के जस्ट सामने जो है एक टारगेट मेटल है, ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है डीप ट्रायंगल के जैसा, यही एक जो है वो क्या है, टारगेट मेटल है। एक्सरे के लिए टारगेट मेटल उसको चूज करना है, टारगेट मेटल वैसा होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो और एटॉमिक मास भी हाई हो, मतलब कि उसका एटॉमिक मास भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, जल्दी पिघलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों नहीं, वो इसीलिए, इससे ही क्लियर हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई रख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहेगा तो वो जो मेटल है, जो या नॉन मेटल ही मान लो, एक मैटर जो भी होगा, जो भी वस्तु होगी, वो तो पिघल जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। ठीक, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स कौन कौन से हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स हैं वो हैं आपको मॉलिब्डेनम या टंगस्टन।
टंगस्टन क्या है वो समझो। टंगस्टन का जो सिंबल होता है उसको हम लोग सिंबल टंगस्टन का बोलते हैं W। टंगस्टन का सिंबल है W। वुल्फ्रॉन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके ही नाम पर, उनके ही रिस्पेक्ट में ये W रखा गया। टंगस्टन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग कहाँ करते हैं, तो बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। जो भी बल्ब होता है, जो आपने देखा होगा अभी भी उस बल्ब का इस्तेमाल होता है, पीला वाला बल्ब जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, जिसमें फिलामेंट एकदम साफ दिखाई देता है। वो उजला कलर का कांच होता है, उसमें ऑर्गन गैस भरी होती है और फिलामेंट लगा होता है। वही फिलामेंट आपको टंगस्टन का होता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। क्योंकि जैसे जैसे बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, रोशनी देगा, आपको लाइट एनर्जी देगा, तो बल्ब धीरे धीरे हीट भी होता है। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट उसमें रहा तो धीरे धीरे फिलामेंट क्या हो जाएगा, वो तो पिघल जाएगा बहुत जल्दी से। इसीलिए तो यहाँ पर क्या होता है, इस फिलामेंट से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बहुत फास्ट मूव भी करेगा। ठीक, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके आ करके टारगेट मेटल को हिट किया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, फास्ट मूविंग है, जैसे ही ये इसको हिट करेगा तो हिट करने पर टकराएगा इससे, तो एक रेडिएशन रिलीज करता है। और जो रेडिएशन रिलीज होगा उसी रेडिएशन को, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग एक्सरे बोलते हैं। क्लियर। यहाँ जो एंगल बनता है बाबू, ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल अप्रॉक्स 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो कॉलिजन है वो परफेक्ट, मतलब अच्छे तरह से हो पाता है। 45 डिग्री एक्सपेरिमेंट में रखा गया था, उसी से जो रेडिएशन रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था, बहुत फास्ट मूव करके आकर के टकराया, तो टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि टकराने से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी भी रिलीज होगी और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी रिलीज हुआ। तो यहाँ जो एक्सरे है, इस इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो एनर्जी बना, जो एनर्जी निकला, उस एनर्जी का बहुत ही कम हिस्सा, ठीक है, उस एनर्जी का बहुत ही छोटा सा पार्ट एक्सरे में निकल जाता है और मैक्सिमम पार्ट हीट एनर्जी में बर्बाद हो जाता है। क्लियर। मैक्सिमम पार्ट हीट एनर्जी में बर्बाद हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी तो उससे क्या होता है, ये टारगेट मेटल हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म हो जाने के कारण अगर लगातार ये कॉलिजन हो रहा है, बार बार टकराया जा रहा है, तो धीरे धीरे हीट एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि ये टारगेट मेटल क्या हो जाएगा, फिर तो मेल्ट कर जाएगा। कितना भी मेल्टिंग पॉइंट है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, टकराने पर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा लिबरेट हो रहा है, तो धीरे धीरे तो हीट एनर्जी बढ़ती चली गई और टारगेट मेटल आपका मेल्ट कर गया। तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कूलिंग डिवाइस लगाया, जिससे होकर के कूलिंग एजेंट या कूलेंट या वाटर इसका फ्लो कराया जाता है। ये वाटर या कूलिंग एजेंट, ये कूलेंट जो है वो क्या करेगा, इस कूलिंग डिवाइस से फ्लो करके इस टारगेट मेटल के टेम्परेचर को लगातार क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कुछ ऐसा ही कूलिंग डिवाइस का, कूलेंट का कॉन्सेप्ट हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में भी देखा था। क्लियर। अब यहाँ समझो कि एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर जो पहला डेफिनेशन हमने लिखा, पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, पूरा फंक्शन आपने समझा। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे तब प्रोड्यूस हुआ जब व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज़ी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिनका की एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑर्डर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर allowed to strike the target of higher atomic mass। जब यहाँ से बहुत हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, जिसका की एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, उस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली मूव करके, तेज़ी से मूव करके इस टारगेट मेटल को जब हिट करते हैं तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट और इस टारगेट मेटल दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20,000 वोल्ट हमने लिया है। आप यहाँ पर, यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 20 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट तक हो सकता है।
यानी कि 20,000 वोल्ट से 80,000 वोल्ट तक हो सकता है। किसी किसी बुक में आपको 25,000 वोल्ट भी दिखाई देगा। यहाँ पर 20,000 की जगह 25,000 भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। एक्सरे का डिस्कवरी किसने की? तो विल्हेल्म कैरोंजन। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है वो किसको फॉलो करेगा? क्वांटम रिलेशन को फॉलो करता है, क्वांटम थ्योरी को फॉलो करेगा, आइंस्टीन थ्योरी को फॉलो करता है। तो E बराबर hμ या E बराबर hc/λ आप यहाँ पर ठोक सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखो, द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब वाज डिजाइंड बाय कॉलिज इन 1913। ये जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो नज़र आ रहा है, इसके लिए जो कॉलिज ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, कॉलिज एक्सरे ट्यूब, ये कॉलिज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया, जिन्होंने 1913 में इसका डिस्कवरी करके, मतलब कॉलिज ट्यूब एक बनाया और उससे एक्सरे का जनरेशन करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट से यूज़ किया था। College tube consists of evacuated glass tube consists of a filament in the form of cathode and a metal target in the form of anode। इस पॉइंट का ये कहना है कि जो कॉलेज ट्यूब है इसमें एक फिलामेंट होता है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो काम करता है कैथोड का, और एक टारगेट मेटल होता है जो काम करता है एनोड का। कैथोड से क्या हो रहा है कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करके आकर के टारगेट पर टकरा रहा है, और टकराने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। उस बहुत ज़्यादा एनर्जी में से थोड़ा सा एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट किया और बाकी एनर्जी हीट एनर्जी में लिबरेट हो गया। फिलामेंट इज हीटेड बाय अ लो टेंशन बैटरी। जो फिलामेंट है इसको आप हीट करते हैं किससे? तो लो टेंशन बैटरी से, जिसका वोल्टेज लगभग 5 से 10 वोल्ट रहता है। द टारगेट मेटल इज मेड ऑफ दैट मेटल विच हैज़ हाई एटॉमिक मास। टारगेट मेटल उस मेटल का बना होता है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि टंगस्टन और मोलिब्डेनम। ये आपको हमने पहले बताया। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, ये भी हमने बताया। जो व्हेन एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट देन टारगेट इज हीटेड, गर्म हो जाता है, एंड इट कैन बी कूल्ड, और इसको ठंडा किया जा सकता है बाय फ्लोइंग कोल्ड वाटर थ्रू द कूलिंग डिवाइस। ठीक है, थ्रू द कूलिंग डिवाइस। इस कूलिंग डिवाइस से कूलेंट का फ्लो कराते हैं, कोल्ड वाटर का फ्लो कराते हैं, ताकि इस टारगेट मेटल का जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या रहे? मेंटेन रहे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस फिलामेंट और इस टारगेट मेटल, इस कैथोड और इस एनोड के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 20,000 वोल्ट है। किसी किसी बुक में आपको 20,000 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट तक लिखा होगा, 25,000 वोल्ट भी लिखा हुआ रह सकता है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। तो ये है आपका एक्सरे। एक्सरे जो है बाबू, हम ये भी देखेंगे कि एक्सरे दो टाइप का होता है, एक तो कंटिन्यूअस एक्सरे है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है कि जब आप बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब किसी एटम में थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी एटम में थ्रो किए, तो जब एटम के शेल में घुसेगा, ऑर्बिट में घुसेगा इलेक्ट्रॉन, तो मान लो जिस ऑर्बिट में घुसा उस ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन से टकराया तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ। फिर अंदर गया उस ऑर्बिट के और अंदर वाले ऑर्बिट पे गया, फिर वहाँ किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर एनर्जी रिलीज हुआ। फिर उसके अंदर वाले ऑर्बिट पे गया, फिर टकराया किसी इलेक्ट्रॉन से, फिर एक्सरे रिलीज हुआ, फिर एक एनर्जी रेडिएशन रिलीज हुआ। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है वो नॉकआउट है। नॉकआउट मतलब ये हुआ कि बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग एटम में एंट्री देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब एटम में इंटर किया तो एक बार जिस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, किसी भी ऑर्बिट के जिस इलेक्ट्रॉन से पहला कोलिजन हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ और सीधा एटम से क्या करेगा? बाहर चला जाएगा, वहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देगा, वो जगह खाली कर देगा। क्लियर। तो वहाँ जो एक्सरे रिलीज होगा वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स एक्सरे से रिलेटेड, जिसमें एक पॉइंट है कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, है ना, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। अब यहाँ देखो, इंटेंसिटी को हमने पहले भी डिफाइन किया है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने लेक्चर देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2, उसमें भी हमने इंटेंसिटी को डिफाइन किया है। अब समझिए कि इंटेंसिटी है क्या, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ का इंटेंसिटी निकालना हो तो इंटेंसिटी का अगर आप सिंपल वर्ड, सिंपल लॉजिक पे जाएं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक।
क्या उसमें ब्राइटनेस है, या बोल सकते हैं क्या उसका इफिशियंसी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी एक्सरे का मतलब ये होगा कि जो एक्सरे, सबसे पहली बात समझिए कि एक्सरे रिलीज कहाँ से हो रहा था। तो एक्सरे रिलीज हो रहा था टारगेट मेटल से, जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है वही एक्सरे है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से निकलने वाला रेडिएशन में चमक ज़्यादा हो, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो, उसका अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ से, कैथोड से, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन टकराएगा उतना ज़्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा उसमें से कुछ हिस्सा एक्सरे बनता है, कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में लिबरेट होता है। क्लियर? तो अब समझो कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, तो जैसे किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता था तो उसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते थे, और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट पैदा होता था उसको आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। उसी तरह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से निकल रहा है, फिलामेंट से निकल रहा है, तो उसको आप फिलामेंट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट पैदा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट तो जनरेट होगा, और वही करंट क्या कहलाएगा, तो फिलामेंट करंट कहलाएगा। तो यहाँ देखो, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा फिलामेंट से, उतना ज़्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी होगी। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है फिलामेंट से वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर, दे कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग फिलामेंट करंट। यानी कि फिलामेंट में जो करंट आप सप्लाई कर रहे हैं या फिलामेंट से जो करंट सप्लाई हो रहा है, उस करंट का इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा करंट का, उतना ज़्यादा फिलामेंट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल को हिट करेगा, और उतनी बढ़िया इंटेंसिटी वाला एक्सरे रिलीज करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है कंट्रोल ऑफ पेनेट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे। पेनेट्रेशन पावर का मतलब ही होता है भेदन क्षमता, हिंदी में अगर बोले तो भेदन क्षमता मतलब पेनेट्रेट कर पा रहा है कि नहीं, ये एक्सरे का पास क्या पावर है कि बॉडी को, जिस भी बॉडी का आप एक्सरे निकाल रहे हैं उसको पेनेट्रेट कर पा रहा है, नहीं कि उसको क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं। तो जो पेनेट्रेशन पावर है, द पेनेट्रेशन पावर ऑफ द एक्सरेज डिपेंड्स ऑन देयर काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सरे होगा उतना ज़्यादा उसका पेनेट्रेशन पावर होगा। क्लियर? अब ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो है तो एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, वोल्ट पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, वोल्टेज पर। पेनेट्रेशन पावर डिपेंड कर रहा है, एक्सरे के पेनेट्रेशन पावर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। फिलामेंट और टारगेट मेटल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हाई है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फिलामेंट का जो एक्सरे होगा उसका पेनेट्रेशन पावर भी उतना ज़्यादा होगा। और पेनेट्रेशन पावर के बेस पर ही एक्सरे जो है वो दो टाइप से डिफाइंड होता है, दो टाइप में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वो होता है क्या, एक तो हार्ड एक्सरे, दूसरा सॉफ्ट एक्सरे। जो हार्ड एक्सरे है, नाम से ही क्लियर है, हार्ड है तो पेनेट्रेशन पावर भी हार्ड ज़्यादा होगी, हार्ड होगी, मोड होगी सॉरी, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी ज़्यादा होगा, 10⁻19 हर्ट्ज के ऑर्डर में होता है। लेकिन जो हार्ड एक्सरे है उसकी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो मतलब क्लियर है कि उसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, कम हो जाएगा। हैविंग वेवलेंथ ऑफ, उसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, 0.1 एंगस्ट्रम से 4 एंगस्ट्रम, 0.1 एंगस्ट्रम से 4 एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं हार्ड एक्सरे। और जो सॉफ्ट एक्सरे है उसका पेनिट्रेशन पावर भी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, 10⁻16 हर्ट्ज के ऑर्डर में है, और उसका जो वेवलेंथ है वो भी क्या है यहाँ पर हैविंग वेवलेंथ रेंज ऑफ 4 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम। तो इसका वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ वेवलेंथ क्या है, कम हो जाएगा।
वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, E बराबर SC/λ, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो एक्सरे है ज़्यादा एनर्जी है तो पेनिट्रेशन पावर भी एक्सरे का क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हार्ड एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हमने देखा कि एक्सरे का जो प्रॉपर्टीज़ में से कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की इंटेंसिटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है तो इंटेंसिटी सबसे पहले सोचो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है किस पर, कि एक्सरे कहाँ से जनरेट हो रहा है। एक्सरे जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराएगा उतना बढ़िया, उतना इंटेंसिटी वाला एक्सरे रिलीज होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आ रहा कहाँ से, फिलामेंट से। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से इमिट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल पर टकराएगा, तो वहाँ से इंटेंसिटी बढ़िया रिलीज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर है कि जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट। दिस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से रिलीज होगा, और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा एक्सरे की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जो पेनिट्रेशन पावर होता है एक्सरे का वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी ही, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, तो फिलामेंट और टारगेट मेटल के बीच। क्लियर? और पेनिट्रेशन पावर के बेस पर जो है एक्सरे दो टाइप का, एक हार्ड एक्सरे दूसरा सॉफ्ट एक्सरे, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे अब एक्स्ट्रा बताने का ज़रूरत नहीं है, जितना एक्सरे का आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह समझाया हमने वही प्रॉपर्टीज है उसका। एक्सरे जो होगा उसका प्रॉपर्टी में जो देखिए कि पहला पॉइंट ये बोलता है कि एक्सरे की प्रॉपर्टी में वेवलेंथ जो होगा एक्सरे का वो 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक हो सकता है। अगर आप एक्सरे का ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन बॉडी पे यूज़ कर देते हैं तो उससे ह्यूमन बॉडी को हार्म हो सकता है, सेल डैमेज हो सकते हैं। एक्सरे से आप फोटोग्राफी फिल्म, यानी कि जिस बॉडी का आपको एक्सरे लेना है उस बॉडी से एक्सरे को क्रॉस कराया जाता है तो उसका एक फोटोग्राफिक इमेज बनता है। हैवी मेटल या बोन्स को, हमारे हड्डी को एक्सरे जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब एक्सरे, मान लो हाथ का एक्सरे लेना है, सपोज दैट इस पाम का एक्सरे लेना था, जब एक्सरेज आए तो स्किन को तो क्रॉस किया, मसल्स को क्रॉस किया, लेकिन बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाया, तो बोन्स का इमेज एक्सरे फिल्म पर दिखाई देगा। इनफैक्ट एक्सरे इतना तक होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपने कट किया, तो अगर आप उसको बहुत शार्प कट किए हैं, कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए इसको आप एकदम शार्प कट किए हैं, तो एक्सरे से आपको क्लियर दिख सकता है कि ये शार्प कटिंग है या फिर इसको मतलब जैसे तैसे काट दिया गया है। शार्प कटिंग होगा तो जो एज बनेगा बॉडी का, इमेज का जो एज बनेगा वो एकदम शार्प इमेज बनेगा। अगर शार्प कटिंग नहीं है तो शार्प इमेज नहीं बनेगा। क्लियर? दूसरी बात, एक्सरे गैस को आयोनाइज कर सकता है। देख लेते हैं सारा पॉइंट को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पहले हमने पढ़ा, इसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक रह सकती है, हमने पढ़ा है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसका अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मतलब क्लियर है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब साफ है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट, इसको आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो एक टॉपिक आएगा, एक बुक आती है मटेरियल साइंस। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो तो आपको मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ेगा, सिविल में भी पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी। तो वहाँ पर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल, एक्सट्रीमली डीप नॉलेज आपको होगा। ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप 11th-12th के बेसिस पर भी सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक। नेक्स्ट, गैस को आयोनाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज डू नॉट पास थ्रू हैवी बोन्स एंड मेटल्स। अगर ज़्यादा आप एक्सरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो ह्यूमन बॉडी को इंजरियस कर सकता है। एक्सरे जो है वो लेड, पीबी, सीसा, इस सब के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जब ह्यूमन बॉडी में फोटोग्राफी इमेज के लिए ह्यूमन बॉडी का जब एक्सरे होता है तो वहाँ पर एक्सरे को एब्जॉर्ब करने के लिए BaSO4 बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन एटम से कभी भी एक्सरे इमिट नहीं होगा। एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग रडार में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रडार में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए ना,
इन्फॉर्मेशन तो तब मिलेगा ना, आप मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन भेजे और वहाँ से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर आप तक आएगा, तब तो रडार काम करेगा, तब तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एक्सरे में क्या है कि आप यहाँ से भेजें, लेकिन वो क्या होता है, एक्सरे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता टारगेट से, इसीलिए जो है बोलते हैं कि एक्सरे को हम लोग रडार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो थ्योरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, वो क्या बोलता है वो समझो। एक्सरे कैन बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इंसिडेंट ऑफ सरफेस, यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए एक्स थिकनेस का, स्मॉल एक्स थिकनेस का एक बॉडी हमने लिया, एक एब्जॉर्बर बॉडी हमने लिया, एक इंसिडेंट एक्सरे, एक एक्सरे को इंसिडेंट करा रहे हैं जिसका इंटेंसिटी I0 है, और जब ये इंटेंसिटी वाला एक्सरे बॉडी को पार कर गया तो इसको इमिटेड एक्सरे बोलते हैं। इमिटेड या इमर्जेंट एक्सरे जो है उसका जो रेडिएशन है, जो इंटेंसिटी है वो I है। तो अगर आपसे इमर्जेंट एक्सरे की इंटेंसिटी पूछी जाती है तो फॉर्मूला होता है I बराबर I0 इंटू e⁻⁻⁻x, I बराबर I0 e⁻⁻⁻x। x जो है वो थिकनेस है एब्जॉर्बर मीडियम का, एब्जॉर्बर बॉडी का, और जो म्यू है वो एब्जॉर्बिंग कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ से इमिटेड या इमर्जेंट एक्सरे का इंटेंसिटी आ गया आपको I बराबर I0 इंटू e⁻⁻⁻x। इसको आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो एक्सरे एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से जो एक्सरे एब्जॉर्ब हो रहा है, उस एब्जॉर्ब एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होगी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले अपने पास I0 था और बाद में I है, तो दोनों को अगर घटा देंगे तो एब्जॉर्ब एक्सरे का हमको निकल जाएगा। तो यानी कि अगर आपको एब्जॉर्ब एक्सरे की इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? इमर्जेंट का तो हमने निकाला, इमर्जेंट का हमने निकाला है। अगर आप एब्जॉर्ब एक्सरे की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको यहाँ देखिए, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एक्सरे ये हो जाएगा, मान लो I डैश, तो I डैश बराबर I0 माइनस I, यानी कि I0 माइनस I0 इंटू e⁻⁻⁻x। तो आप I0 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस e⁻⁻⁻x, 1 माइनस e⁻⁻⁻x। तो इस तरह से आप एब्जॉर्ब्ड एक्सरे की भी इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालना था? तो इंसिडेंट एक्सरे की इंटेंसिटी I0 और इमर्जेंट की I, तो दोनों को घटा दो, ये तो निकला हुआ है, ये आया है, तो आए हुए में से निकले हुए एक्सरे की इंटेंसिटी को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सरे, किस इंटेंसिटी का एक्सरे एब्जॉर्ब हुआ है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग एक्सरे का जो भी बेसिक फंडामेंटल थ्योरी था सब कुछ हमने देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी देख ली, पेनिट्रेशन पावर के बेस पर एक्सरे का टाइप्स देख लिया, हार्ड एक्सरे, सॉफ्टवेयर एक्सरे, ये सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सरे, कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में डिटेल डिस्कशन लेंगे। वीडियो लेक्चर्स को आप पूरा देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आप 12th में हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पूरा देखने से आपको थियोरेटिकली अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द आपको इसका न्यूमेरिकल का सेट मिल जाएगा, जिसमें लगभग फॉर मॉडर्न फिजिक्स का अप्रॉक्स 170 to 200 न्यूमेरिकल्स मैंने सेट किए हैं। आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी पूरा न्यूमेरिकल हम बोर्ड पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपके चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, जेईई मेन, एडवांस या नीट, सब में हेल्प मिलेगा, क्योंकि जेईई मेन और नीट के क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेगा। तो इस वीडियोस को आप पूरा देखा करें, और जो भी अगर डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है, आप उसको वहाँ से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। बाकी वीडियोस को जब आप पूरा देखेंगे तो उम्मीद काफ़ी कम रहती है कि आपको डाउट फंसे, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है वो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। फिर भी अगर डाउट फंसता है तो आप इन्फॉर्म ज़रूर करें, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।